हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो है अकाउंटिंग का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक या फिर बीआरएस, इस टाइप के सारे टॉपिक जो है कवर करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग में आपके सिलेबस में जो है अकाउंट आपके ईपीएफओ के सिलेबस में है, ठीक है, उसके जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो आज हम लोग सारे कवर करेंगे। तो अगर आप इसे पढ़ के चले जाते हैं तो आपको आने वाला जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले सेट में करेंगे कुछ 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 टॉपिक और दूसरे सेट में कुछ टॉपिक करेंगे। फिर आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू। ऑप्शन ए, कंप्यूट इनकम टैक्स। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली टू ओनर। ऑप्शन डी, मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है अगर किसी भी बिजनेस की, ठीक है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, फिर उसे एक अकाउंट उसे क्लासिफाई करना और फिर उसके आगे चल के उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो किसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? तो पहला है इंटरनल मैनेजर, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफिशियल, तीसरा है एक्सटर्नल यूजर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मतलब शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इन सब के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस ने कितना गेन किया या कितना लॉस किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है। कैसे? एक्सटर्नल यूजर्स को। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल यूजर। और जो इंटरनल मैनेजर के लिए होती है वो होती है मैनेजरल अकाउंटिंग। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट इज। जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, उसे अब हम लोग जब आगे चल के उसकी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और जब उसे यूजर को देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग। ठीक है। इसका आंसर होगा सी, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग दैट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। ठीक, जो भी आपके अकाउंटिंग का जो पूरी रिपोर्ट बनने के बाद जब उस इंफॉर्मेशन को आगे, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग। जो भी जो भी रिपोर्ट जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, जब वो यूजर को दी जाती है तो उसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, टू बुक आर ऑलवेज मेंटेन्ड, टू ओनली टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट, यू नीड टू अकाउंटेंट। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें एक अकाउंट क्रेडिट होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर तो आपने कैश से खरीदा, तो जो कैश अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्रेडिट हुआ, एक डेबिट हुआ। ठीक है। तो दो अकाउंट थे, एक फर्नीचर अकाउंट, एक कैश अकाउंट, दोनों में इफेक्ट आया, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसे डबल एंट्री सिस्टम। इसका आंसर होगा ए। ठीक है। ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल चलता है और दोनों अकाउंट, दो में कम से कम दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होते ही हैं। ठीक है। जिसमें एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड, इट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डी, एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पेड। पहले समझें कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस, ठीक है, ये, और एक होती है एक्यूरल। ठीक है। एक होती है एक्यूरल। तो जो कैश बेसिक अकाउंटिंग होती है इसमें हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल बुक में, कोई भी बिजनेस जो है अपनी रिकॉर्ड बुक में तब रिकॉर्ड करता है जब या तो पैसा हाथ में आ जाए या पैसा हाथ से चला जाए। मतलब जब कैश मिले किसी काम के लिए या फिर कैश दिया जाए किसी एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंडिचर में कैश दिया जाए। ठीक है। जब कैश का लेन देन होगा तभी रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। एक्यूरल में ऐसा नहीं होता।
एक्रूअल में मान लीजिए क्रेडिट पे भी हो गया, मतलब कोई काम हो गया, किसी कुछ काम कर दिया या कोई सर्विस ले ली या सर्विस दे दी, भले ही उसका पैसा आया हो चाहे ना आया हो, उसका पैसा बाद में आएगा, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे ही हुआ हो, ठीक है, उसे भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश बेसिस में हम लोग सिर्फ कैश आने पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब है कि हम लोगों ने पैसा कमा लिया है लेकिन अभी हाथ में नहीं आया है। इज रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये तो होगा नहीं क्योंकि क्रेडिट कैश बेसिस होता है। इट इज यूज इन प्रिपेयरिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी नहीं होगा। इसका होगा एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पेड। एक्सपेंस तब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, मतलब तब लिखे जाएंगे रिकॉर्ड बुक में जब पेड होंगे, कैश में, कैश में। पेश मतलब जब कैश में आपका पेड हो गया है तब जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्रूअल बेसिस फॉर अकाउंटिंग वायलेट विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल बेसिस में बता चुका हूं अभी पीछे, ठीक है। तो ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसे वायलेट करता है? मनी मेजरमेंट, एंटिटी, कन्वर्टिज्म या कोई नहीं? तो ये कोई भी नहीं करता है क्योंकि ये फुली जो है फुली कंप्लाइंट करता है सारे सबके साथ, ठीक है। एक्रूअल बेसिस फुली कंप्लाइंट करता है, ये कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वायलेट नहीं करता है। The accrual basis align with matching, periodic, revenue recognition and do not violate any concept, ठीक है। हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक कैश और एक होती है एक्रूअल, ठीक है। कैश में कैश का लेन देन होता है, एक्रूअल में अगर कैश आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड होता है इन दोनों का मेल, कुछ ट्रांजेक्शन कैश से, कुछ ट्रांजेक्शन एक्रूअल से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। कैश फॉर रेवेन्यू, एक्रूअल फॉर एक्सपेंस, एक्रूअल फॉर रेवेन्यू, कैश फॉर एक्सपेंस, मिक्स ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस, नॉट परमिटेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मिक्स, ठीक है। वो कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में रिकॉर्ड की जाएंगे और कुछ ट्रांजेक्शन है जो वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो मिक्स है ये। इसका ऑप्शन क्या होगा? मिक्स, दोनों चीजें होती है इसमें, पार्शियल कैश, पार्शियल एक्रूअल, उसे कहते हैं हम लोग हाइब्रिड अकाउंटिंग। गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया ट्रेडिशनली फॉलो, जो हम लोग की गवर्नमेंट है इंडिया की, वो क्या फॉलो करती है? ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले से फॉलो करती आ रही है। एक्रूअल, हाइब्रिड, कैश या नन ऑफ दिस। तो जो अपने यहाँ इंडिया में उस वहां पर कैश यूज होता है, जो गवर्नमेंट है वो कैश बेसिस पे करती है, ठीक है, बहुत पहले से करती आ रही है। तो इसका आंसर होगा कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस थोड़ा आसान रहता है और बहुत पहले से कैश बेसिस यूज हो रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं आजकल और जो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर की कंपनियां, एमएनसीज हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं, वो मोस्टली हाइब्रिड या एक्रूअल बेसिस यूज करती हैं, ठीक है। ट्रेडर रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड बट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज व्हेन गुड आर रिसीव्ड, दिस फॉलो, ठीक है। जब ट्रेडर है उसने क्रेडिट सेल करी, मतलब कुछ बेचा है ना, और जब कैश मिल गया तब उसे लिखा, लेकिन अगर उसने कुछ खरीदा, तो वो उसने उस पर भी रिकॉर्ड कर लिया, किस पे? क्रेडिट पे भी, क्रेडिट परचेस पे भी रिकॉर्ड कर लिया। तो इसे जो है हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा, इसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड सिस्टम। इसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक कैश पे हो रहा है और एक किस पे हो रहा है? उस पे आपके जो है एक्रूअल बेसिस पे हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड सिस्टम। अगला देखते हैं। द फर्म पेज 30,000 रेंट इन अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट बेसिस, हाउ मच विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर अप्रैल, ठीक है। तो कोई फर्म है, रेंट देती है अपना, कितने महीनों का? 3 महीनों का, अप्रैल से लेके जून तक, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे उसका एक्सपेंस कितना होगा अप्रैल के लिए? तो 3 महीने का रेंट है, तो 30,000, तो 30,000 बाय 3, तो 10,000 एक मंथ का, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे जो है हम लोग जो है 10,000
ही लेंगे क्योंकि एक महीने का आपको पूछ रहा है आपका, बाकी का अगले महीने का अगले महीने ट्रीट किया जाएगा। एक्सपेंस बेसिस पे एक महीने का जो है वो 10,000 ट्रीट करेंगे, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, रेंट 3 महीने का है, हर महीने का 10,000, अप्रैल का कितना है 10,000, तो अप्रैल की अकाउंटिंग में 10,000 हम लोग नोट करेंगे। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज, ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इट रिवील बिजनेस सीक्रेट, it communicate financial information, it improve business profile, it is used only by accountant। तो इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है बिजनेस की, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस है, कितना खर्चा हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, वो सब कौन बताता है? ठीक है, अकाउंटिंग बताती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगला देखते हैं विच इज द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें से अकाउंटिंग की क्या क्या कौन सा फंक्शन नहीं है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, फोरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग है, जब भी कोई सेल और परचेज होती है रिकॉर्ड किया जाता है। समराइजिंग है, ठीक है, पूरा समरी बनाई जाती है सारे प्रॉफिट लॉस की, ट्रेड एंड अकाउंट की। ठीक है, फोरकास्टिंग नहीं है, ये नहीं है। और कम्युनिकेटिंग है, ठीक है, जब पूरी रिपोर्ट बना दी जाती है तो वो यूजर को दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोरकास्टिंग नहीं है। फोरकास्टिंग मैनेजरल अकाउंटिंग में आता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी। फोरकास्टिंग फंक्शन नहीं अकाउंटिंग का, फोरकास्टिंग जो है आपका मैनेजरल फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बिजनेस ओनर विथड्रॉ गुड फॉर पर्सनल यूज, विच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड? अगर कोई बिजनेस यूजर है, ठीक है, बिजनेस ओनर है, वो मान लीजिए अपने कुछ जो है अपने बिजनेस से कुछ सामान निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज का, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? ठीक है, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, बिजनेस एंटिटी या मेटलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब यह है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ भी सामान लिया है तो वो रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि ओनर का बिजनेस है तो वो जो भी सामान वहां से बिजनेस से ले रहा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर बिजनेस से उसने कुछ भी सामान निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए भी, तो वो बिजनेस की बुक्स में जाएगा। ठीक है, उसे बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस की खुद की अलग पहचान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिजनेस एंटिटी। एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रीट बिजनेस एंड ओनर सेपरेटली, ड्राइंग रिड्यूस कैपिटल। ठीक है, अगर कोई ओनर जो है बिजनेस से कुछ सामान निकाल भी लेता है तो उसे कैपिटल से रिड्यूस किया जाएगा, मतलब उसे जो बिजनेस की बुक्स हैं उसमें मेंशन किया जाएगा। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड, इज रिफर्स टू। ठीक है, इसका क्या मतलब है? रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड, इज रिफर्स टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, तीसरा है टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट और चौथा है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर है बी, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। द रियलाइजेशन ऑकर व्हेन गुड एंड सर्विस आर डिलीवर्ड एंड अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ठीक है, तभी उसे बुक अकाउंट में बुक के नोट किया जाएगा जब आपके हाथ में वो आ जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। Primary disadvantage of cash basis is that it's costly, ignores non-cash transaction, it difficult to operate and cannot prepare receipt and payment। तो कैश बेसिस का क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन कैश में करती है तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं नोट करेगी। तो क्या होगा आंसर? बी, इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसका आंसर होगा कैश बेसिस इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो उधार पे होते हैं उन पे ध्यान नहीं देती, सिर्फ जो कैश होता है उसी पे ट्रांजैक्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेटेड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ सेलिंग प्राइस रेदर देन कॉस्ट। ठीक है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, कोई अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ,
ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जो है अगले अकाउंटिंग ईयर की बुक में चला जाता है और उसकी वैल्यू लगती है फिर। ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है वो जो है इज वैल्यू एट सेलिंग प्राइस रेदर देन कॉस्ट, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट पर ना लेके सेलिंग प्राइस पर लिख लिया जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें वायलेट होगा, तो वो होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका आंसर क्या होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना भी आपके पास एसेट है या स्टॉक है उसे आप हिस्टोरिकल वैल्यू पर लिखेंगे। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब होता है कि जितने में आपने उसे खरीदा होगा वही वैल्यू जो है आपके अकाउंट की बुक में लिखी जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे आप अभी उसकी सेलिंग प्राइस पर नोट करेंगे। जो भी आपका स्टॉक होगा, ठीक है, जो भी आपका स्टॉक होगा उसे आप है जो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू पे जितने पे आपने उसे परचेस किया होगा उस पर नोट करेंगे। उसकी अभी की वैल्यू नहीं देखेंगे, उसकी मान लीजिए अभी की वैल्यू उसकी बढ़ गई या घट गई वो नहीं देखेंगे, उसे हिस्टोरिकल वैल्यू जितने पे आपने उसे परचेस किया होगा उसे नोट करेंगे। तो इसका आंसर होगा बी। इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट सेलिंग प्राइस। आगे देखते हैं। if machinery costing 5 lakh is recorded as 5 lakh even after 5 year, which concept is applied? अगर कोई मशीनरी 5 लाख की है वो उसे 5 लाख का अगले साल भी अगले 5 साल तक भी दिखाया जाता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? देखिए मशीनरी आपका कोई एसेट है, ठीक है, जब आपने खरीदा था तब वो 5 लाख का था, अगले 5 साल तक भी उसे 5 लाख का दिखा दे रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता होगा लेकिन उसे अगले 5 साल तो दिखा रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें? वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पीछे बताया जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है मतलब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है, मतलब जितने पे आपने परचेस किया है वही आप रिकॉर्ड करेंगे, उसका प्राइस आप हर साल बदलेंगे नहीं। कि मान लीजिए कोई मशीन खरीदी उस आपने 5 लाख में, अगले साल उसका दाम 7 लाख होगा तो ऐसा नहीं आप 7 लाख नोट कर लेंगे, आपने जितने में परचेस करी थी उसी पे आप लिखेंगे। तो इसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका आंसर होगा बी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस रहता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following principle demands recording of all significant information in notes? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग में लिखनी चाहिए? तो पहला है रियलाइजेशन, दूसरा है प्रूडेंस, तीसरा है फुल डिस्क्लोजर, चौथा है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फुल डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी आपके अकाउंटिंग में चीजें हो रही हैं, आपका लॉस प्रॉफिट, उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस पर कोर्ट केस भी हो गया तो वो भी लिखा जाना चाहिए एक नोट के तौर पे आपके अकाउंटिंग बुक्स में। तो ठीक है, तो सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जो है इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। ऑप्शन सी, सारी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी बिजनेस से रिलेटेड लिखी होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर विच प्रिंसिपल? ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट पर लगता है कौन से प्रिंसिपल के तौर पर? तो पहला है मैचिंग, दूसरा है मैटरनिटी, आपका है मैटरनिटी, तीसरा है रियलाइजेशन, चौथा है एक्रूअल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मैचिंग। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट पे है। डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आप जब चार्ज करेंगे फिक्स एसेट पे तो वो उस साल के रेवेन्यू से मैच होना चाहिए, तो इसलिए ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में आता है। डेप्रिसिएशन मैच एसेट कॉस्ट विद रेवेन्यू इट हेल्प टू जनरेट, क्योंकि जो भी एसेट होगा वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए उसके डेप्रिसिएशन को हम लोग जो है एसेट में जोड़ेंगे ताकि रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम लोग देख सके। रेवेन्यू होगा जो उससे और जो उससे एक्सपेंस होगा उससे आप सही प्रॉफिट निकाल सके। तो ये आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। Which assumption allow financial statement to be prepared for 1 year even though the business is continuous? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट और डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हर साल आपको अकाउंटिंग बनानी होगी। बिजनेस तो 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, लेकिन आपको अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो तो हर साल बनाने होंगे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हर साल प्रिपेयर करने होंगे ताकि आप देख सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो हम लोग कहते हैं उसे टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपको अकाउंट्स जो है हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर होगा सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अ फर्म रिसीव्ड 50,000 कमीशन फॉर वर्क टू बी डन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अंडर अक्रूअल बेसिस दिस विल बी। अगर किसी फर्म को 50,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, और उसे मतलब पहले पैसा मिल गया, काम उसे नेक्स्ट मंथ देना है। ठीक है, पैसा एडवांस में पैसा मिल गया एक्रूअल बेसिस पे। तो ये क्या है? पैसा तुम्हें आपको मिल गया है, आपको काम अगले मंथ देना है। तो ये इनकम है, 50,000 रुपये मिल गया, वो इनकम है, वो एक्सपेंस है, वो लाइबिलिटी है कि कैपिटल है? तो जो 50,000 मिल गए हैं उसके बदले आपको अगले महीने काम तो देना ही होगा, तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, जब तक हम काम नहीं, सर्विस नहीं दे देते, ये हमारे लिए लाइबिलिटी, ये बिजनेस और फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे 50,000 रुपये मिल गए हैं, उसे अगले महीने उसे उसका काम देना है, तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, सी। एडवांस रिसीव्ड, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, ये सब लाइबिलिटी में आती है। इफ फर्म डिलिबरेटली ओवरस्टेट एक्सपेंस इट इज वायलेटिंग। ठीक है, अगर कोई फर्म अपने एक्सपेंस ज्यादा दिखा रही है तो वो क्या वायलेट कर रही है? पहला है न्यूट्रलिटी, सी प्रूडेंस, बी है आपका मेटलिटी, और ए है आपका कन्वर्सिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रल नहीं है वो। कोई फर्म अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा रही है ताकि वो अपना प्रॉफिट बचा सके तो वो फर्म न्यूट्रल नहीं है। इसका आंसर होगा डी। नॉन मॉनिटरी इवेंट सच एज एम्प्लॉय स्किल लेवल आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है दे आर इररेलेवेंट, दे हैव नो मॉनिटरी मेजरमेंट, दे वायलेट मैचिंग, और दे इंक्रीज लायबिलिटी। तो जैसे हम लोग जो भी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, वो मनी से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग ये रिकॉर्ड नहीं करते कि एम्प्लॉय या वर्कर की स्किल कितनी है, उसने कितनी पढ़ाई करी है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम लोग सिर्फ मनी से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं बुक में। ये नहीं रिकॉर्ड करते उसने कितना काम किया, उसका स्किल कितना, वो सब चीजें जो है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इट हैज नो मॉनिटरी मेजरमेंट, मतलब उसका कोई पैसे से लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ जो भी अकाउंटिंग में, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है वो मनी से रिलेटेड होता है, कोई मॉनिटरी मेजरमेंट नहीं है इसका कि कितनी स्किल है कितनी स्किल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके 4 ऑप्शन है। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ indefinite period, business is expected to be a liquidate next year, assets are recorded at their current market value, owner and business are treated as one entity। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो इन्फिनाइट पीरियड तक के लिए चलेगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस आपका जो है लंबा इन्फिनाइट पीरियड के लिए चलेगा। कोई भी बिजनेस जो खोलेगा वो लंबे के लिए खोलेगा, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल या 3 साल के लिए खोलेगा। ठीक है, तो वो ये मान के, इस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि कोई भी बिजनेस है वो लंबे समय तक के लिए चलेगा। अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सी चीजें जो है अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होंगी? तो पहला है परचेज ऑफ मशीनरी, स्टाफ मोरल, कैश सेल, या रेंट पेड। तो इसमें से क्या चीज नहीं रिकॉर्ड होगी? ठीक है, तो देखिए, जो भी मशीन खरीदेंगे वो आप पैसे से खरीदेंगे तो वो तो रिकॉर्ड होगा। कोई कैश सेल हो रही है, कैश में लेन देन हो रहा है, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई रेंट होगा, वो भी पैसे का लेन देन है। लेकिन स्टाफ का मोरल है, उससे वो चीज कैश में नहीं काउंट कर सकते आप। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है जो भी मनी से रिलेटेड चीज है वही जो है अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, जो भी मनी से रिलेटेड नहीं है वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो स्टाफ का मोरल कोई मनी वाली चीज नहीं है, तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आंसर होगा बी।
आगे चलते हैं। विच प्रिंसिपल रिक्वायर्ड एक्सपेंस टू बी मैच विद द रेवेन्यू दे हैव जनरेटेड। ऑप्शन है कॉस्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर होगा सी, मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आपके एक अकाउंटिंग ईयर में आपने जितना एक्सपेंस किया है, जितना खर्चा किया है और जितना रेवेन्यू है, वो आप एक पीरियड के लिए जो है मैच करेंगे, तभी आपको असली प्रॉफिट पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, 3 साल का रेवेन्यू यूज कर रहे हैं, नहीं। एक पीरियड के लिए, जिस पीरियड में आपने एक्सपेंस किया है उसी पीरियड का आपको जो है रेवेन्यू देखना होगा, तब आपको असली प्रॉफिट पता चलेगा। उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। आंसर इसका सी। विच अकाउंटिंग assumption स्टेट दैट बिजनेस एंड ओनर मस्ट बी सेपरेट एंटिटी। तो मैं आपको बता चुका हूं किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कहते हैं कि बिजनेस जो ओनर है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो कहते हैं आपका अकाउंटिंग एंटिटी में कि बिजनेस और ओनर दो हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी आपका। अगला देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल दैट रिक्वायर the principle that requires choosing the least optimistic value for asset and income is। ठीक है, तो पहला है आपका ऑप्शन कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट और रियलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कंजर्वेटिज्म। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपनी एसेट या इनकम होगा उस पर ध्यान कम देंगे। एसेट और इनकम पे हम लोग कम ध्यान देंगे। आपने रिकॉर्ड करी चाहे नहीं करी, लेकिन आपके लॉसेस और एक्सपेंस ये रिकॉर्ड होने चाहिए। किसी बिजनेस में लॉसेस और एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड होंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि एसेट और इनकम। एसेट इनकम आने वाली है, कोई एसेट है, वो रिकॉर्ड पर कम ध्यान दिया जाएगा, लेकिन लॉसेस और एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब इन्हें प्रायोरिटी में रखा जाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है आपको। ठीक है, कोई प्रॉफिट आने वाला है उस पर मत फोकस करिए कि कोई प्रॉफिट आने वाला है उसे लिख लिया कि प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन कोई अगर लॉस होने वाला है, मान लीजिए किसी को पैसा दिया और वो नहीं मिलने वाला है, तो उसे आपको बैड डेप्ट में लिखना पड़ेगा। कोई पैसा दिया वो नहीं मिलने वाला, ये लॉस है, तो लॉस को पहले लिखो। भले ही कोई पैसा आने वाला है, प्रॉफिट को सब भले बाद में लिख लेना, मत लिखो। ठीक है, लेकिन जो लॉस है उसे पहले लिखना है। तो यही कहता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल दैट इंश्योर द सेम अकाउंटिंग मेथड आर फॉलोड फॉर ईयर टू ईयर। ठीक है, ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, ठीक है, मैचिंग, प्रूडेंस या मेटर्निटी। तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंसी। मतलब क्या है इसका? ये कोई प्रिंसिपल जो ये कहता है कि जो आप अकाउंटिंग की जो आप फाइल बना रहे हैं, जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो भी उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वही आपको हर साल यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया, अगले साल कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया। इससे क्या होता है ना कि इस साल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप यूज करेंगे, फिर अगले साल आप कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो आप पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर से मैच नहीं कर पाएंगे। तो जो हर साल आपको एक ही तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करने चाहिए। ठीक है, अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे जो भी रिकॉर्ड बनाने के लिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो हर साल एक ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कंसिस्टेंसी। अगला क्वेश्चन क्या है? मैटेरियलिटी जो है उसका क्या मतलब है? इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? ऑल आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ओनली आइटम सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड नीड डिस्क्लोजर, ओनली कैश आइटम मस्ट बी रिकॉर्डेड, स्मॉल एरर्स मेक स्टेटमेंट इनवैलिड। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल वही रिकॉर्ड करिए जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट हो। छोटे मोटे मटेरियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें आप अगर इग्नोर भी कर देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल अकाउंट के लिए वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे और रिकॉर्ड करने होंगे। जैसे आपने 5 लाख की मशीन खरीद ली, ठीक है, ये आपका एसेट है, इसे तो आपको रिकॉर्ड करना ही होगा, लेकिन आपने 100 रुपए का कैलकुलेटर खरीद लिया ऑफिस के काम के लिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 लाख की मशीन के सामने ये 100 रुपए का कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मटेरियल कॉन्सेप्ट नहीं रखता है ये। ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है।
ठीक है, 100 रुपये अगर घट बढ़ भी जाएंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंट में तो इतना फर्क नहीं होगा, ये एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना मायने नहीं रखता ये, यही कहता है कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल लीड्स इनडायरेक्टली टू, ठीक है, पहला है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बेसिस अकाउंटिंग और कैपिटल मेंटेनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एक चीज क्रेडिट होगी, एक चीज जो है आपकी एक क्रेडिट होगा, एक जो है आपका डेबिट होगा। तो ये आपका जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है, याद रखिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो मेन एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई आप किसी ने कैपिटल डाली यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसेट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन हरदम बैलेंस रहेगी। Which concept is violated if the company immediately expense machinery of the 10 lakh instead of capitalizing it? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, मैचिंग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जो मशीन है आपकी 10 लाख की, ये आती है एसेट में, ठीक है, और ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन, ना कि ये एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस आप करते हैं, जो आप सेल करते हैं उस पर कुछ खरीदते हैं सेल करते हैं, वो एक्सपेंस होता है। जो आप एसेट खरीदते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल जो है उसमें दिक्कत कर देगा। ये मैचिंग प्रिंसिपल आपको जो है कि जिसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू मैच होना चाहिए, वो मैच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल प्राइमली अफेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ एसेट ओनली, इनकम ओनली, एक्सपेंस ओनली, बोथ इनकम एंड एसेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इनकम ओनली, ठीक है। रियलाइजेशन मतलब होता है कि जब आपकी इनकम आती है तब उसे रियलाइज करते हैं, तब उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इफ अ फर्म चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न लाइन वैल्यू मेथड, ये डेप्रिसिएशन का मेथड होते हैं दोनों, विदाउट जस्टिफिकेशन विच कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी डेप्रिसिएशन का, और फिर उसने अगले साल कहा कि नहीं, अब हम जो है जो डेप्रिसिएशन करते हैं वो हम रिटर्न डाउन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो पहले साल कोई दूसरा प्रिंसिपल यूज कर रही थी, पहले साल स्ट्रेट लाइन यूज कर रही थी, दूसरे साल रिटर्न डाउन करने लगी, तो उसने वो क्या तोड़ दिया? कंसिस्टेंसी तोड़ दी, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी का, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कंसिस्टेंसी का। तो उसका आंसर होगा ए। रिकॉर्डिंग कॉग्निजेंट लायबिलिटीज इन फुटनोट फॉलो विच प्रिंसिपल? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में कहा जाता है कि आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जो भी हो सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कॉग्निजेंट मतलब जैसे कोई कोर्ट केस हो गया, ठीक है, जो अभी नहीं हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, उस टाइप की सारी जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी वो आपका उसका आप नोट बनाएंगे, फुल डिस्क्लोजर करेंगे। जो भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो फुल डिस्क्लोज किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी। कंपनी रिकॉर्ड अ लॉ सूट लॉस ओनली आफ्टर इट बिकम सर्टेन दिस अप्लाइज, ठीक है। तो इसका है आंसर बी, कंजर्वेटिज्म। कंपनी रिकॉर्ड अ लॉ सूट ओनली आफ्टर इट बिकम सर्टेन, ठीक है। कंपनी ने लॉ सूट किया तो जब उसे सर्टन हो गया, मतलब जब लॉ सूट तभी रिकॉर्ड किया जब सर्टन हो गया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करता है? कन्वर्टिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A building purchased for 10 lakh has a current market value of 40 lakh. Which value appear in a financial statement and why? इसका मतलब है कि कोई बिल्डिंग खरीदी गई थी बहुत पहले, उसकी कीमत थी उस टाइम 10 लाख, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 40 लाख है,
ठीक है, किसी बिजनेस ने कोई बिल्डिंग खरीदी होगी 10 लाख की, एसेट है इसका, अब उसकी 40 लाख हो गई है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, 40 लाख दिखेगा अभी की, 10 लाख दिखेगा या 25 लाख दिखेगा, 10 लाख दिखेगा, क्योंकि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे है, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो रिकॉर्ड हुआ था वही दिखाई देगा, जो सबसे पहले जिस पर खरीदी गई थी। तो आंसर होगा इसका बी। अगला देखते हैं, अ फर्म omits recording of 200 expense because it is insignificant. Which concept justify this? ठीक है, कोई फर्म है, 200 रुपए का उसने कोई खर्चा किया होगा, उसने उसे हटा दिया, नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है ए, मेटेरियलिटी। मतलब इसका क्या है, जो भी ऐसे मटेरियल वही रिकॉर्ड करो जो आपके फाइनेंशियल, जो रिकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो। 200 रुपए का एक्सपेंस कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए उसे हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उसके लिए इमैटेरियल है, इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, ओनली रियल अकाउंट, ओनली नॉमिनल अकाउंट। तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट तो कम से कम अफेक्ट होते ही हैं, एक में डेबिट होता है, एक में क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज डेबिट होगी या फिर एक चीज क्रेडिट होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या डबल एंट्री सिस्टम में क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। ऑप्शन बी है एवरी डेबिट हैज अ corresponding क्रेडिट। ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग एक्सपेंस एंड इनकम ओनली। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। हर डेबिट के लिए कोई ना कोई क्रेडिट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए आगे चलते हैं, अंडर द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए, अकाउंट तीन तरह के होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट में जो भी ओनर का अकाउंट होगा, जब किसी भी इंसान का अकाउंट होगा, बैंक का अकाउंट होगा, वो बनता है पर्सनल अकाउंट में। अंडर द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या चीज सही है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड नन ऑफ द अबव। जो एक गोल्डन रूल होता है अकाउंटिंग का, उसमें पर्सनल अकाउंट पे कौन सा फिट बैठता है? वो है ये सी, ऑप्शन सी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आंसर क्या होगा इसका? सी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो है डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है। और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोट आउट, ये होता है रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट में आता है आपका एसेट या लायबिलिटीज। नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है परचेज, सेल, ठीक है, बिल रिसीवेबल, ये सब चीजें आती हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट में आता है आपका एसेट और लायबिलिटी, और पर्सनल अकाउंट में आपका आता है ओनर या किसी पर्सन का अकाउंट है, या फिर किसी बैंक या कंपनी का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या कहा जाता है? पर्सनल अकाउंट के लिए कहा जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो अकाउंट में आ रहा है उसे डेबिट कर लो, और जो अकाउंट से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। हम रियल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है, क्या कहते हैं? ठीक है, तो रियल अकाउंट होता है एसेट और लायबिलिटी का। रियल अकाउंट में आती है एसेट और लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटीज में क्या कहते हैं हम लोग? सी, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आता है, जैसे मान लीजिए फर्नीचर आया, ठीक है, मशीन आई, तो मशीन और फर्नीचर दोनों आ रहे हैं, तो ये डेबिट होंगे। ठीक है, और क्रेडिट वाज गोज आउट, जो बाहर जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, जो अंदर आएगा उसे डेबिट करेंगे। तो ये होता है रियल अकाउंट में। तो आंसर होगा इसका सी।
अब नॉमिनल अकाउंट में आता है 3 अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में बाकी जैसे परचेज हुआ, सेल हुआ, ठीक है, और भी जितने अकाउंट हैं, जो ये नॉमिनल अकाउंट लास्ट अकाउंटिंग ईयर में बंद हो जाता है। रियल और पर्सनल अकाउंट बंद नहीं होते। नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है गोल्डन रूल, इसके लिए है गोल्डन रूल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ए। जितने भी हमें लॉसेस और एक्सपेंस हैं उन्हें आपको डेबिट करना है, ठीक है। लॉसेस और एसेट आपके लिए जो है, लॉसेस और एक्सपेंस आपके लिए एसेट है, और जितने भी आपका इनकम है, जब गेन है, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसे हमें क्रेडिट करना है। तो जो भी खर्चा है उसे आपको डेबिट करना है, और जो भी आपका प्रॉफिट है या इनकम है, गेन है, उसे क्रेडिट करना है। क्योंकि इनकम गेन होती है लायबिलिटी और एक्सपेंस ऑफ लॉसेस होते हैं एसेट। तो ये बात रखना है कि जो भी लॉसेस और एक्सपेंस होंगे वो हरदम डेबिट होंगे, और जो भी इनकम या गेन है, बिजनेस जो कमा रहा है, वो हरदम क्रेडिट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम शुड बी रिकॉर्डेड एज, ठीक है। राम ने जो है किसी अपने बिजनेस को कैश दिया, ठीक है, किसी बिजनेस को कैश दिया, तो कैसे रिकॉर्ड होगा। अब कैश आया, तो कैश एक एसेट है, तो कैश जो है वो डेबिट होगा, और राम ने दिया, राम पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, तो राम क्रेडिट होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। क्योंकि कैश आया, कैश एसेट है, कैश आया, ठीक है, तो कैश क्या है, आ गया, तो कैश डेबिट होगा, और राम ने दिया, राम गिवर है, तो राम क्रेडिट हो जाएंगे। कैश डेबिट होगा, राम क्रेडिट होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश इज रिकॉर्डेड एज, कोई हम लोग का फर्नीचर खरीदता है, कोई बिजनेस अगर फर्नीचर खरीदता है कैश में, तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन है डेबिट कैश, क्रेडिट फर्नीचर, डेबिट फर्नीचर, क्रेडिट कैश, डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश, डेबिट कैपिटल, या क्रेडिट फर्नीचर, ठीक है। तो कैश में खरीदा गया है, तो फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर हो गया डेबिट, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर तो हो गया डेबिट, ठीक है। फर्नीचर आपका डेबिट हो गया क्योंकि फर्नीचर आ गया, और क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। आंसर होगा इसका बी, डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कैश। विच प्रिंसिपल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री, तो इसका आंसर होगा डुअल एस्पेक्ट, बी, ठीक है। कि हर जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें एक अकाउंट क्रेडिट होगा और एक अकाउंट डेबिट होगा, तो डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री का यही प्रिंसिपल है। सैलरी पेड इन कैश इज रिकॉर्डिंग यूजिंग विच गोल्डन रूल, ठीक है। जो सैलरी हम लोग कैश में पे कर रहे हैं वो जो है किस गोल्डन रूल के अंदर आती है, तो सैलरी जो है वो मेरे ख्याल से नॉमिनल अकाउंट में आती है, ठीक है। सैलरी जो पे हो रही है वो एक एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, सैलरी खर्चा है, और खर्चा जो है ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। ये खर्चा जो है नॉमिनल अकाउंट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री, ऑप्शन ए है आपका, डेबिट मीन्स इंक्रीज, क्रेडिट मीन डिक्रीज, डेबिट ऑलवेज डिक्रीज कैपिटल, डेबिट साइड मस्ट इक्वल क्रेडिट साइड, और डेबिट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, डेबिट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें से, तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। तो डेबिट मस्ट इक्वल क्रेडिट साइड, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला ही यही है कि कोई भी चीज डेबिट होगी उसके इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट होगा। अगर कोई चीज डेबिट होती है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डेबिट साइड हरदम क्रेडिट साइड को मैच करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। एक होता है आपका, ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो किसी इंसान के लिए बनता है। एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, जो किसी आर्टिफिशियल मतलब जो हो गया जैसे किसी बैंक के लिए या कंपनी के लिए,
ठीक है। और तीसरा हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो बनता है वो आपका, वो जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब कहीं पैसा देना बाकी रह गया काम के बदले, या कहीं से पैसा आना बाकी रह गया काम के बदले, ठीक है, तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो जैसे आपका क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ अभी आपके सैलरी देना बाकी है, ठीक है, तो ये आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। कौन से? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि सैलरी किसी इंसान को ही दी जाएगी, ठीक है, तो उसे पर्सनल अकाउंट किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए, प्रीपेड एक्सपेंस हुए, ये सब किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, याद रखिएगा। तो आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो मतलब किसी कंपनी को डोनेट करते हैं या फिर बैंक को डोनेट करते हैं, उस टाइप के पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो मोहन तो इंसान है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसबीआई बैंक तो ही एक कंपनी हुई, तो फिर क्या हुआ इसका आंसर? बी, बैंक इज आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी बैंक या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका आता है एसेट और लायबिलिटी। ये दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल होते हैं और एक इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, टेंजिबल वो होते हैं जिसे आप छू सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजिबल पूछा है, जिसे आप छू सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो गुडविल, पेटेंट, मशीनरी, ट्रेडमार्क, ये तीनों जो है गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल है, मतलब आप इसे छू या टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं होते ये। मशीनरी फिजिकल होती है, तो मशीनरी आंसर होगा, टेंजिबल। ठीक है, और ये एसेट है। अगला क्वेश्चन है, विच अकाउंट इज नॉमिनल। कौन सा अकाउंट इसमें से नॉमिनल है? ठीक है, तो हमने बताया कि तीन अकाउंट होते हैं, एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितना परचेज हुआ, सेल हुआ, सैलरी हुई, ये सब इन जितने आपके एक्सपेंस हुए, ठीक है, या कहीं से पैसा आना हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कहाँ जाता है? सब नॉमिनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो कैश तो एसेट हो गया, कैश तो आपका एसेट हो गया, और एसेट जो है रियल अकाउंट में आता है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या है? प्रॉफिट है आपका। डेबिटर, डेबिटर आपकी लायबिलिटी है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका एसेट है। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में आएगा, परचेज सेल सब नॉमिनल अकाउंट में। तो कमीशन रिसीव्ड मतलब ये प्रॉफिट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट कौन सा हुआ? कमीशन रिसीव्ड, आंसर बी। आउटस्टैंडिंग रेंट इज क्लासिफाइड, मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो या पहले पे कर दी गई या कुछ देना बाकी रह गया हो, तो वो आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो पर्सनल अकाउंट का ही एक पार्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, जहां पैसा भी देना बाकी रह गया या जहां पैसा आना बाकी रह गया है, ठीक है, उस टाइप के जितने भी अकाउंट हैं वो कहे जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आंसर हुआ इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट नहीं है? ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन सा नहीं है इसमें से? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए, मशीनरी जो है एसेट है, एसेट आते हैं रियल रकम में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। ठीक है, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, और बिल पेबल अकाउंट जो है आपका वो नॉमिनल हो गया। नहीं नहीं, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, ये भी बिल पेबल, बिल पे करना बाकी है अभी। ठीक है, बिल पेबल मतलब किसी को पैसा देना बाकी है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो मशीनरी है जो, वो आती है एसेट में, और वो है रियल अकाउंट। क्रेडिटर इज, किसी ने हमें पैसा दिया, किसी ने बिजनेस को पैसा दिया, तो वो क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिटर क्या है?
क्रेडिटर जो है नेचुरल पर्सन अकाउंट है। मान लीजिए क्रेडिटर क्या है, जैसे कोई बैंक बिजनेस है और राम उसका ओनर है। राम ने अपने बिजनेस में पैसा डाला तो राम क्रेडिटर हो गया, ठीक है, राम क्रेडिटर हो गया। तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल रियल एसेट। टेंजिबल रियल एसेट का एग्जाम्पल क्या होगा, टेंजिबल रियल एसेट, टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल रियल अकाउंट का क्या होगा, तो दो तरह का अकाउंट होता है, एक टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं होते जो। तो फर्नीचर फिजिकल होता है, कंप्यूटर फिजिकल होता है, कॉपीराइट फिजिकल नहीं होता है, डेबिटर, डेबिटर जो है अकाउंट इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉपीराइट, इसका आंसर क्या हुआ, कॉपीराइट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होगा आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट होगा आपका सी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। पहला ही इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर दिया है, मैं बताया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जहां पैसा पहले ले लिया है या पैसा देना बाकी है, वो सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। गुड लॉस्ट एट बाय फायर इज क्लासिफाइड एट, कोई सामान जो है, किसी बिजनेस का सामान फायर में जल गया तो ये एक लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस किस में डिपेंड होगा, लॉस होगा आपका डिपेंड नॉमिनल अकाउंट में। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। विच अकाउंट रिकॉर्ड ओनरशिप क्लेम ऑफ अ प्रोपराइटर, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट है वो ओनरशिप क्लेम करता है प्रोपराइटर की, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ही ओनर की, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जो ओनर पैसा डालता है बिजनेस के अंदर वो नोट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो सारे जो है नॉमिनल अकाउंट है डी को छोड़ के। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट हुआ, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, इसे डी को छोड़ के। तो आंसर का क्या हुआ, डी, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगला देखते हैं, विच अकाउंट इज बोथ पर्सनल रियल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ऐसा अकाउंट है जो पर्सनल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी। कैसे, देखिए होता क्या है कि बैंक जो है पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है बैंक। लेकिन बैंक के अंदर जो कैश होता है वो एसेट होता है, बैंक के पास जो कैश होता है वो एसेट होता है, और वो रियल अकाउंट में आता है। कैश क्या होता है, एसेट होता है, वो रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग कह सकते हैं जैसे बैंक में पैसा जो है वो आपका क्या है, रियल एसेट है, लेकिन बैंक खुद में एक पर्सनल अकाउंट है। तो ये दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, किसके लिए बात करी जा रही है। आगे चलते हैं, कुछ असर्शन रीजन देख लेते हैं हम लोग इसके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रीजन है दे रिप्रेजेंट द पर्सन टू हुम द बिजनेस ओ मनी, बिल्कुल सही बात है। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो जो है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बिल्कुल बात सच है। और ये वो पैसा है जो किसी को हम लोग को देना है, ठीक है, जो बिजनेस किसी को ओ करता है, किसी को अभी देना बाकी रह गया, उससे हमने सर्विस ले ली लेकिन उसे पैसा देना बाकी रह गया। तो दोनों सही है और दोनों सही रीजन भी है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। आर जो है करेक्ट, रीजन भी इसका करेक्ट है। अब हम लोग अगला देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट आर ऑलवेज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दे रिप्रेजेंट इनकम एक्सपेंस विच रिलेट ओनली टू द पर्टिकुलर पीरियड। नॉमिनल अकाउंट जो है हर साल बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जो है नॉमिनल अकाउंट हर साल बंद कर दिया जाता है, और इन्हें
ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है क्या, जितना भी पैसा आया जितना पैसा खर्च हुआ वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए। दोनों चीजें सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखते हैं, इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। ठीक है, और रियल अकाउंट रिप्रेजेंट एसेट विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, बात ठीक है, पेटेंट जो है रियल अकाउंट में ही आते हैं। और रियल अकाउंट आर रिप्रेजेंट एसेट विच कैन बी सीन एंड टच्ड, तो इसका आंसर है सी। पहली बात तो सही है, लेकिन रियल अकाउंट में दोनों आता है, एक इंटेंजिबल भी आता है टेंजिबल भी आता है। इंटेंजिबल जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, और टेंजिबल जिसे हम लोग टच कर सकते हो। तो रियल अकाउंट में दोनों आते हैं, जो टच कर सकते हैं वो भी आते हैं, और जिन्हें नहीं टच कर सकते या फिजिकल नहीं है वो भी आते हैं। तो सी इज ट्रू, पहला बात सही है, आर इज फॉल्स। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, लॉस बाय फायर इज क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रीजन क्या बताया गया इसका, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस लॉस इनकम गेन्स एंड। ठीक है, तो लॉस जो फायर से हुआ है वो एक लॉस, ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है, और सारे खर्चे जो है नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों मेरे ख्याल से ऑप्शंस के सही होने चाहिए, मतलब बी एंड ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड आर असर्शन रीजन बोथ दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। देखिए, पहले आपकी जो जर्नल बुक होती है, पहले जर्नल होता है, ठीक है, उसके बाद आपका आता है लेजर। ठीक है, तो पहले आप जर्नल में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, पहले आप जर्नल पोस्ट करते हैं, फिर वो जाता है लेजर में, फिर वो आता है ट्रायल बैलेंस में, फिर उसका फाइनेंशियल अकाउंट बनता है। ठीक है, फिर उसका जाके आगे फाइनेंशियल अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, और उसे हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, और पोस्टिंग कैसे कहते हैं, फिर जो जर्नल से लेजर में जाता है, जब हम लोग नोट करते हैं, जब जर्नल से हम लोग लेजर में नोट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। और जर्नल में जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन नोट करते हैं तो उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल इज नोन एज, इसे क्या, प्रिंसिपल बुक, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, सब्सिडियरी बुक, लेजर। तो जर्नल नोट होता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इन द जर्नल नरेशन इज मैंडेटरी, ऑप्शनल, फॉरबिडन एंड यूज्ड ओनली फॉर कैश एंट्रीज। इसका आंसर है ए, मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जर्नल में कोई भी एंट्री नोट करेंगे तो आपको मेंशन करना होगा कि वो एंट्री आप किसके लिए नोट कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन किसके लिए हुआ है। वहां पर एक नोट होना चाहिए कि फर्नीचर आया है, या कोई ऑफिस का सामान आया है, या कोई मशीन आई है, वो सब नोट होना चाहिए वहां पर। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नरेशन में वहां पर नोट होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। A cash purchase of good is recorded in। ठीक है, आप समझिए कि जो कोई गुड खरीदा गया किसमें, कैश में, तो किसमें रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में होगा, कैश बुक में होगा, जनरल प्रॉपर में होगा, सेल्स बुक में होगा। तो देखिए, जो कैश बुक होती है वो सिर्फ कैश के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करती है। परचेज बुक आप कुछ भी खरीदें जो क्रेडिट पर खरीदा जाता है, मतलब जिसके लिए पैसा भी तुरंत नहीं दिया गया, वो आपने खरीद लिया लेकिन उसके लिए पैसा भी नहीं दिया गया, वो क्रेडिट पे चलती है। तो जितना भी क्रेडिट पे सामान खरीदा जाता है वो क्रेडिट परचेज बुक में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैश में खरीद रहे हैं, ना कि क्रेडिट पे, तो ये जो भी लिखा जाएगा वो कैश बुक में लिखा जाएगा। ठीक है, परचेज बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ जो सामान क्रेडिट पे खरीदा, मतलब उधार पे खरीदा, उसका पैसा भी दिया नहीं है हम लोगों ने, वो जाएगा परचेज बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्डेड इन, अगर हम लोग कोई सेल करते हैं क्रेडिट पे, मतलब कुछ सामान बेच देते हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक आया नहीं है, क्रेडिट पे हम लोग बेच दिया, तो वो जाएगा सेल्स बुक में। कैश बुक में जाता है जो पैसा कैश से काम होता है, मतलब
आपने बेचा और आपको कैश मिल गया, आपने सामान बेचा, बिजनेस ने सामान बेचा और कैश मिल गया, तो वो जाएगा कैश बुक में। लेकिन सामान बेच तो दिया लेकिन अभी कैश नहीं मिला, तो वो जाएगा सेल्स बुक में, क्योंकि ये यहाँ पर काम क्रेडिट पे हो रहा है। ठीक है, तो ये बुक अलग से बनाई जाती है क्रेडिट के लिए, जैसे सेल्स बुक हुई, परचेज बुक हुई, यहाँ पर काम क्रेडिट में चलता है, और अगर काम कैश में हो रहा है तो वो कैश बुक में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड रिटर्न बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन, कोई सामान बेचा कोई बिजनेस ने सामान बेचा, वो वापस आ गया, तो उसके लिए अलग सब्सिडरी बुक होती है। ठीक है, ये सब पार्ट सब्सिडरी बुक का है। तो उसके लिए कौन सी सब्सिडरी बुक होती है? उसके लिए होती है सेल रिटर्न बुक। जो भी सामान बेचा वो और वापस लौट के आ गया, सामान बेचा वो किस में आएगा? वो सेल्स बुक में आएगा। लेकिन जो सामान बेचा और वो वापस आ गया, और उस देखिए सामान बेचा, ठीक है, वो वापस आ गया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो उसका कस्टमर को पैसा वापस करना होगा ना, और उसका पैसा वापस अभी करना बाकी है। ठीक है, तो उसे इसलिए उसे लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। इसमें लिखा जाएगा सेल रिटर्न बुक में। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन, ठीक है, मशीन जो खरीद के लाते हैं उसका हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, मतलब उसका वो कितने यूज हो गई, उस पे उसकी एसेट की वैल्यू कम कर दी जाती है। तो डेप्रिसिएशन कौन से रिकॉर्ड किस में रिकॉर्ड किया जाता है? क्या उसके लिए अलग से बुक बनाई जाती है? नहीं, वो है जनरल प्रॉपर। देखिए, कैश वाला काम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, परचेज वाला काम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लो, सेल्स वाला काम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लो, सेल रिटर्न वाला काम सेल बुक रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लो। और जिसके लिए कोई भी रिकॉर्ड के लिए बुक नहीं है, जो भी बच जाता है वो हम लोग डालते हैं जनरल प्रॉपर में। तो जितना भी ट्रांजैक्शन जो जिसके लिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं बनाई गई है, वो डाल देते हैं हम लोग जनरल प्रॉपर में, जैसे क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, और ओपनिंग एंट्री, डिप्रिसिएशन, ये सब किस में डाल देते हैं? ये सब जनरल प्रॉपर में डाल देते हैं, जिसके लिए अलग से कोई बुक नहीं बनाई गई, वो सब इसमें नोट किया जाता है। नॉन कैश नॉन रेगुलर एंट्री जो होती है वो जनरल प्रॉपर में जाती है। ओपनिंग एंट्री किस में जाती है? जनरल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि जैसे देखिए, आपके जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो आपको अगले साल जो है, आपके अगले साल अकाउंटिंग पीरियड में आपको जो है फॉरवर्ड करने होंगे। देखिए, नॉमिनल अकाउंट क्लोज होता है, नॉमिनल अकाउंट तो जो अकाउंटिंग पीरियड के बाद क्लोज होता है, लेकिन रियल अकाउंट में जिसमें आपका एसेट है और लायबिलिटीज है, ये क्लोज नहीं होता है, ये अगले साल जाता है। ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट वाला अकाउंट जो है वो जो है अगले साल जाता है, तो वो ओपनिंग एंट्री होती है और वो नोट करी जाती है आपकी जर्नल प्रॉपर में। तो मैंने कहा ना कि जिसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, तो उसमें वो सारी चीजें जनरल प्रॉपर में नोट करी जाती है, क्योंकि ये कोई कैश एंट्री तो है नहीं, ना कोई परचेज एंट्री है, ना कोई सेल एंट्री है। ओपनिंग एंट्री जाएगी जनरल प्रॉपर में। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जर्नलाइज्ड, मतलब किस चीज को हम लोग जनरल प्रॉपर में रखेंगे, ये क्वेश्चन है। क्रेडिट सेल ऑन गुड, कैश पेड ऑन रेंट, रिटर्न गुड टू सप्लायर, या बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो कोई क्रेडिट सेल ऑफ गुड करते हैं, ठीक है, कोई गुड्स की क्रेडिट सेल करते हैं, तो हम लोग सेल बुक में रखेंगे। ठीक है, कैश पेड एट रेंट, कोई हम लोग रेंट जो है कैश पेड फॉर रेंट, कैश पे किया है तो हम लोग कैश बुक में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश ही पे हुआ है। कोई रिटर्न हुआ है तो सेल रिटर्न बुक में रखेंगे। ठीक है, लेकिन बैड डेब्ट मतलब कोई आपने उधार दिया था, ठीक है, उधार दिया था, वो वापस नहीं आया, उसे राइट ऑफ करना अपनी बुक से, तो वो किस में डालेगा? जनरल बुक में, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, जनरल प्रॉपर में जो भी बचते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, वो सब जनरल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, जनरल प्रॉपर और ट्रायल बैलेंस। तो लेजर को क्या कहते हैं हम लोग? लेजर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसका आंसर होगा बी, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसे प्रिंसिपल बुक कहने का रीजन भी है, क्योंकि इसमें सारे अकाउंट, इसी से आप जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट बना सकते हैं, इसलिए इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। ठीक है,
इसमें आपके पास क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस होता है दोनों तरफ। इससे आप सीधे सीधे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, इसलिए इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। इससे आप सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू द लेजर इज कॉल्ड। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है पहले वो जर्नल में नोट किया जाता है या फिर सब्सिडरी बुक में नोट किया जाता है। ठीक है, जर्नल या सब्सिडरी बुक जो भी हो के कैश परचेज, ठीक, उसके बाद वो एंट्री लेजर में डाली जाती है। ठीक है, उसके दो साइड होते हैं, लेजर के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जो डेबिट होगा वो डेबिट साइड जाएगा लेजर में, और जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, तो जब जर्नल से लेजर में डालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, पहले वो जो भी बिजनेस में खरीदा बेचा वो पहले नोट किया जाएगा जर्नल या सब्सिडरी बुक में। उसके बाद वो जाएगा लेजर में, और लेजर में जब उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहेंगे पोस्टिंग। लेफ्ट साइड ऑफ लेजर अकाउंट रिकॉर्ड, लेजर होता है जो, उसमें एक साइड क्रेडिट होता है और एक साइड डेबिट होता है। तो डेबिट होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होता है राइट साइड। ये होता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या हुआ? डेबिट। आंसर डेबिट। ठीक है, डेबिट लेफ्ट पे है, क्रेडिट राइट पे है, लेजर जो अकाउंट होता है उसमें। बैलेंसिंग ऑफ लेजर मीन्स, ठीक है, तो मैंने बताया ना, जैसे लेजर है ये, उसमें एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। अब जो भी डेबिट होगा वो यहाँ नोट कर दिया जाएगा, जो भी क्रेडिट होगा वो यहाँ नोट कर दिया जाएगा, और फिर लास्ट में जो डेबिट होगा उसे यहाँ प्लस करके लिख दिया जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो यहाँ प्लस करके लिख दिया जाएगा। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हम लोग क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हम लोग डेबिट बैलेंस। ठीक है ना। और मान लीजिए जो भी ज़्यादा होगा, जैसे डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर लिख के उसे बैलेंस कर दिया जाएगा। तो किस लिए यूज होता है ये? फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है कि जो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, टोटल कौन सा ज्यादा है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट टोटल में डिफरेंस फाइंड करने के लिए। विच लेजर कंटेन अकाउंट रिलेटिंग टू कस्टमर एंड सप्लायर। कौन सा जो है लेजर आपका कस्टमर का अकाउंट रिलेटेड टू कस्टमर सप्लायर अकाउंट होगा। ठीक है, कौन सा लेजर आपका जो है कस्टमर और सप्लायर का अकाउंट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, सेल लेजर, जिसमें जितना भी सेल किया गया वो होगा, और परचेज लेजर जिससे भी कुछ परचेज किया गया वो होगा। ठीक है, जितना भी आपने परचेज किया है वो परचेज लेजर में लिखा जाएगा, जितना आपने सेल किया वो सेल लेजर में लिखा जाएगा। लेजर इन विच इनकम एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। कौन से लेजर में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? तो इनकम और एक्सपेंस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है ना। इनकम एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। पैसा आया पैसा गया ये सब नॉमिनल के अंदर आता है। पोस्टिंग अ सेम एंट्री ट्वाइस, अगर कहीं पे दो बार एंट्री हो जाते हैं तो ये कौन सा एरर है? यह है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब दो बार हो गया तो क्या होगा? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अगला है लेजर फाइल नंबर इज रिटन इन द जर्नल टू। ठीक है, लेजर फाइल नंबर जर्नल में क्यों लिखते? देखिए, जर्नल होता है जो जिसमें हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर होता है जो, लेजर में एक फाइल नंबर होता है। ठीक है, फाइल नंबर होता है, वो हम लोग जर्नल में नोट कर देते हैं ताकि हम लोग देख सके जो एंट्री जर्नल से लेजर करी गई है वो सही है कि नहीं है। मतलब कभी आगे चल के क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग देखने के लिए कि जो एंट्री वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है तो आप ढूंढते फिर रह जाओगे कि कहाँ पर कौन सा नोट है। तो इसलिए ये फाइल नंबर यूज आता है, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर जो है, फोलियो नंबर से हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन सी एंट्री कब करी गई और किस टाइम करी गई। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए ये नंबर यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि जर्नल में लिख दिया जाता है।
विच अकाउंट नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो लेजर में जब पोस्टिंग हो गई, लेजर बन गया, समझ लीजिए आगे थोड़ा सा, डेबिट और क्रेडिट हुआ। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे उसे क्रेडिट बैलेंस, और अगर डेबिट ज़्यादा है तो उसे कहेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, आप समझते हैं क्या पूछ रहा है कि डेबिट बैलेंस किस में होगा। देखिए सेल्स क्या होता है, सामान बेचा, और सामान बेचा मतलब सामान निकल गया आपका, तो सेल हरदम क्रेडिट होगी ना कि डेबिट होगी। कैपिटल भी हरदम क्रेडिट होगा। परचेज, आप सामान खरीद रहे हैं, सामान अंदर आ रहा है, सामान अंदर आ रहा है तो डेबिट होगा हरदम। इनकम, इनकम क्या है, गेन है, और गेन जो है क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो परचेज में पैसा सामान अंदर आ रहा है, अंदर मतलब बिजनेस के पास आ रहा है, तो ये डेबिट होगा, तो इसके पास डेबिट बैलेंस होगा। जब भी परचेज का हम लेजर बनाएंगे तो हरदम डेबिट में एंट्री बनेगी, तो डेबिट में एंट्री आएगी तो डेबिट ज़्यादा होगा, तो ये हरदम आपको डेबिट बैलेंस ही शो करेगा, क्योंकि परचेज में सामान अंदर आ रहा तो इसकी एंट्री डेबिट में होगी, तो ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। आंसर है सी, कैश अकाउंट इन लेजर इज बैलेंस्ड। जो कैश अकाउंट है लेजर का, वो कब 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 बैलेंस किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, डेली, एनुअली, डेली। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। देखिए जो कैश अकाउंट होता है लेजर, लेजर का जो कैश अकाउंट है जिसमें कैश एंट्रियां आती हैं, ठीक है, जो कैश से पैसा दिया गया लिया गया, जो कैश एंट्री होंगी का जो लेजर होगा, कैश एंट्री का जो लेजर होगा, वो डेली बैलेंस किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस को ये पता चल सके कि हमारे पास कितना पैसा बाकी है, कितना और चाहिए। ठीक है, बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल सके कि कितना पैसा है, कितना हम लोग कर्जे में, ये सब पता करने के लिए जो कैश लेजर है सिर्फ वो है डेली बैलेंस होता है, ये प्रैक्टिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली शो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो लेजर में डेबिट बैलेंस कौन शो करेगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्योंकि सामान जा रहा है तो ये भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में देखिए मशीन अंदर आ रही है तो ये डेबिट शो करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये भी आपका अभी पैसा देना बाकी रह गया है, बाहर जाएगा, तो ये भी क्रेडिट करेगा, तो आंसर होगा सी, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी मतलब डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि मशीन जो है बिजनेस ने खरीदी है और जो खरीदा है वो डेबिट होगा, और ये एसेट है। ठीक है, तो एसेट जो है डेबिट ही होगा। लायबिलिटी क्रेडिट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस, कौन सा इसमें से जो है क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। क्रेडिट मतलब बाहर जा रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड या कमीशन रिसीव्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, कमीशन रिसीव्ड। देखिए बाकी जो है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द, हाँ इसमें जो है इनकम है, इनकम जो आ रही है वो क्या है, क्रेडिट। डिस्काउंट क्या है, आपका एक्सपेंस है। डिस्काउंट क्या है, आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है हरदम, खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। परचेज अकाउंट हरदम क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या होगा हरदम, सॉरी, परचेज अकाउंट हरदम डेबिट होगा, सॉरी, परचेज अकाउंट हरदम डेबिट होगा और कैश अकाउंट हरदम डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट में आप देखिए कैश आपका आएगा भी जाएगा, लेकिन आपके पास जितना कैश है उससे ज़्यादा थोड़ी चला जाएगा, जितना आपका कैश है उतना तो रहेगा ही, तो हरदम ये डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। परचेज भी डेबिट बैलेंस शो करेगा, डिस्काउंट क्योंकि एक्सपेंस है ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि जो एक्सपेंस है वो डेबिट होता है। ठीक है, जो भी खर्चा है, और जो पैसा आता है, इनकम आ रही है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हरदम हम लोग को क्रेडिट करना होता है। तो याद रखिए कमीशन जो रिसीव्ड है, वो कोई कमीशन आ रहा है बिजनेस के पास तो वो है क्रेडिट बैलेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, विच अकाउंट कैन नॉट शो अ क्रेडिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, एसेट क्या होगा, डेबिट। सेल्स क्या है, आपका क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में क्या हो रहा है, बिजनेस का सामान बाहर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट। कैपिटल क्या है, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, क्रेडिट।
तो क्या हुआ, फर्नीचर, आंसर क्या हुआ उसका, फर्नीचर, फर्नीचर में डेबिट आएगा तो फर्नीचर एसेट है। क्रेडिट बैलेंस इन अ पेटी कैश बुक इंडिकेट्स, ठीक है, तो पहले समझते हैं पेटी कैश बुक होती क्या, पेटी कैश बुक होती क्या है। देखिए, जो भी कोई भी छोटा मोटा काम है, सामान है, ऑफिस के लिए लाना है, बिजनेस के लिए लाना है, मान लीजिए कुछ खर्चा स्टेशनरी में हो रहा है, पेन कॉपी लाया जा रहा है, या फिर चाय, कुछ खर्चा चाय पानी में हो रहा है, ठीक है, चाय पानी लंच में, टी कॉफी में छोटा मोटा खर्चा हो रहा है, तो ये सब छोटे मोटे जो खर्चे हैं बिजनेस के, डेली के खर्चे हैं, ठीक है, ये किससे निकाले जाते हैं, ये पिटी कैश बुक से निकाले जाते हैं। पिटी कैश बुक में क्या होता है, पिटी कैश बुक में, ठीक है, पिटी कैश बुक में जो बिजनेस है वो एक अमाउंट डाल देता है, मतलब उसने 10,000 रुपये डाल दिया, 10,000 रुपये डाल दिया। अब इसी से सारा चाय पानी का खर्चा, सारे बिजनेस के जो भी जो भी स्टेशनरी के सामान, पेन पेंसिल, सब इसी से आएगा, ठीक है। तो डाल दिया, बिजनेस ने 10,000 रुपये इसमें डाल दिया, इस कैश पेटी कैश बुक में, तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब जो भी पैसा निकलेगा इससे सामान खरीदने के लिए, वो क्या होगा, क्रेडिट। तो अब ये बताइए मुझे, 10,000 रुपये डाल दिया, अब 10,000 रुपये खत्म हो गया पूरा, ठीक है, लेकिन ये कभी क्रेडिट बैलेंस शो थोड़ी नहीं कर देगा, जितना है आप डेबिट 10,000 से ज्यादा थोड़ी निकाल दोगे, या तो जीरो जीरो शो करेगा दोनों, ठीक है, डेबिट 10,000 है, क्रेडिट अब 10,000 से ज्यादा तो निकाल नहीं लोगे पैसा, जितना पैसा 10,000 रुपये दिया है 10,000 से ज्यादा थोड़ी निकाल लोगे, तो या तो जीरो शो करेगा, या जैसे मान लीजिए 5,000 बच गया तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, ये हरदम या तो जीरो शो करेगा या फिर डेबिट बैलेंस शो करेगा, ये क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो जितना ज्यादा पैसा दिया तो उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, तो ये एरर इन पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग में एरर करी गई है, क्योंकि कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, भाई जितना पैसा आपको दिया गया है आप उतना ही तो खर्च कर पाओगे। इफ डिस्काउंट अकाउंट सॉरी इफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शो अ बैलेंस इट विल बी डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, किसी बिजनेस ने किसी को डिस्काउंट दे दिया कि 100 रुपए 1,000 रुपए की चीज थी, हम आप हमसे 700 में ले जाइए, ठीक है, तो 300 रुपए उसका लॉस हुआ है, वो क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब खर्चा है, और खर्चा क्या होता है हरदम, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड क्या शो करेगा हरदम, आप बताइए, डेबिट, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये खर्चा हुआ है, ये एक्सपेंस है कंपनी का, बिजनेस का, तो ये डेबिट होगा, और एक्सपेंस हरदम डेबिट होता है, प्रॉफिट हरदम क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में समटाइम्स शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कोई ऐसा अकाउंट बताइए जिसमें क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा, कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों शो हो सकता है, वो है बैंक अकाउंट। कैसे, देखिए, बैंक अकाउंट के पास कैश है, बैंक अकाउंट के पास कैश है आपका, आप कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है, बिजनेस के अकाउंट में, बिजनेस ने 5,000 रुपए जो है बैंक से निकाल लिए पूरे, जीरो हो गया, लेकिन बैंक जो है, बैंक के पास होती है एक फैसिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर बैंक आपको 5,000 का अकाउंट में थे उससे ज्यादा पैसा, मतलब लोन टाइप दे देगी आपको, ठीक है, लोन दे देगी, ठीक है, आप मतलब आपको होता है आपने 5,000 खत्म हो गया, आप 5,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, वो 5,000 लोन हो जाएगा, ठीक है, तो वो दोनों चीजें शो करेगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ठीक है, क्योंकि यहां पर अब लोन चला गया है, तो आप समझ रहे हैं ना, बैंक में पैसा पैसे आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं अगर आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप 5,000 से, यहाँ देखिए बैंक के पास 5,000 रुपए है, ये डेबिट बैलेंस है, अब हमने 5,000 निकाल लिए, लेकिन बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, तो वो फिर क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये लोन हो गया, ठीक है, तो इसलिए बैंक में आप डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों शो हो सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर वो क्रेडिट होगा, और जब बैलेंस रहेगा तो वो डेबिट होगा।
अगला क्वेश्चन है विच अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर। ठीक है, तो कौन सा क्रेडिट जो है बैलेंस शो करेगा, वो होगा आपका आंसर डी, क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है क्रेडिटर है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि क्रेडिटर किसी भी बिजनेस को पैसा देता है। ठीक है, क्रेडिटर मान लीजिए कोई राम है, राम का अकाउंट है, तो राम बिजनेस को पैसा देगा, तो पैसा जब दिया जा रहा है तो राम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि राम पैसा दे रहा है। और बिजनेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस के बाद पैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्रेडिटर जो होगा वो हरदम क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पैसा वो देगा। ठीक है, तो हमने जो है पहला सेट इसका पूरा कर लिया है। अब जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं इसके, वो हम लोग इसके सेकंड सेट में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।